फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 15। साथ ही अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। देव को अचानक सामने देखकर राधिका चौंक जाती है। क्या हुआ राधिका, इतना चौंक क्यों गई मुझे देखकर? अब क्या पहचान भी नहीं रही हो? देव राधिका पर तंज कसते हुए कहता है। राधिका, नहीं देव, ऐसी बात नहीं है। वो तुम्हारा आना एक्सपेक्ट नहीं किया था तो इसीलिए थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी। देव, एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था कि तुम ऐसा करोगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? राधिका को समझ नहीं आता कि देव किस बारे में बात कर रहा है कि तभी पीछे से सरिता जी और विक्की भी आ जाते हैं। सरिता जी, अरे देव, तू अभी भी बाहर ही खड़ा है? मुझे तो लगा तू काव्या से मिल लिया होगा। देव, अब क्या करूँ माँ, राधिका मुझे अंदर बुला ही नहीं रही है। लगता है हमें यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा राधिका को। देव के इस तरह बोलने से राधिका झेप जाती है और सक पकाते हुए कहती है, नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका ही घर है, आप आइए ना अंदर। देव झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, अरे राधिका, तुम तो डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था बस। और माँ, मैं तो आपका ही वेट कर रहा था कि सब साथ ही चलेंगे काव्या के पास। सॉरी बेटा, ये तो कुछ भी बोल देता है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। वैसे काव्या कहाँ है? उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई और उसने हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा। अगर सलोनी विक्की को नहीं मिलती तो हमें तो पता ही नहीं चल पाता कि काव्या की इतनी तबीयत खराब है। सरिता जी राधिका से कहती है, राधिका, काव्या अपने रूम में है आंटी। और सॉरी आंटी, मैं आपको बता नहीं पाई, काव्या का फीवर बहुत बढ़ गया था तो उसको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इस दौरान मुझे किसी को भी कॉल करने का वक्त ही नहीं मिला। देव बीच में ही बोल पड़ता है, पक्का तुमने किसी को कॉल नहीं किया राधिका? राधिका, हाँ देव, मैंने किसी को कॉल नहीं किया। सरिता जी, कोई बात नहीं बेटा। और देव, अब तू भी बस कर। राधिका, तुम मुझे काव्या के रूम में ले चलो, मुझे उससे मिलना है। राधिका, जी आंटी, चलिए मैं आपको काव्या के रूम में ले चलती हूँ। राधिका, सरिता जी, विक्की और देव तीनों को काव्या के रूम की ओर ले जाती है। पर देव का आज का बिहेवियर देखकर राधिका को डर लग रहा था कि पता नहीं देव काव्या के सामने कैसे रिएक्ट करेगा। कहीं वो सबके सामने काव्या से कुछ पूछ ना ले। सरिता जी और विक्की सीढ़ियों से काव्या के रूम में पहुंचते हैं, पर राधिका उनके पीछे होती है कि तभी देव राधिका को पीछे से आवाज लगाता है। देव अभी भी नीचे ही खड़ा होता है। राधिका? राधिका पीछे मुड़ते हुए कहती है, हाँ देव बोलो, और तुम अभी तक नीचे ही क्यों खड़े हो? कुछ चाहिए क्या तुमको? हाँ। राधिका भी नीचे आ जाती है। हाँ बोलो देव, क्या चाहिए तुमको? मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अब वो जवाब तुम दोगी या मैं काव्या से जाकर लूं? मैं कुछ समझी नहीं देव, कैसे सवाल और कैसे जवाब, साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है तो तुम साफ साफ सुनो। अभी मुझे थोड़ी देर पहले विनोद का कॉल आया था। वो मुझसे पूछ रहा था कि मेरे और काव्या के बीच कोई दिक्कत चल रही है क्या? कल राधिका ने काव्या की इतनी तबीयत खराब होने पर भी तुझे फोन करने से मुझे मना कर दिया। अब बताओ मैं उसको क्या जवाब दूं? ये कहूं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि काव्या मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, या ये कहूं कि शायद मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मुझे भी नहीं पता पर उसकी सजा मुझे मिल रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ विनोद को? राधिका देव को समझाते हुए कहती है, देखो देव, इसमें काव्या की कोई गलती नहीं है। उसको तो होश ही नहीं था, उसको तो पता भी नहीं कि वो कैसे हॉस्पिटल पहुंची। और विनोद को मैंने ही फोन किया था और मैंने उसको तुमको कुछ भी ना बताने को कहा था। तो इसका मतलब राधिका, तुम मुझे इस लायक भी नहीं समझती कि तकलीफ में मैं काव्या का साथ दे सकूं? नहीं देव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और जैसे मेरे लिए काव्या दोस्त है, तुम भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तो तुम्हारे कहने का मैं ये मतलब समझूं कि काव्या को मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं देव, तुम अभी भी गलत सोच रहे हो। मेरा विनोद से तुमको बुलाने के लिए ना कहने का बस इतना ही कारण था कि मैं काव्या को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। दैट्स इट, दैट्स इट। या यू आर राइट राधिका। देव फीकी सी हंसी हंसते हुए कहता है, छोटी सी ही तो बात है, और वैसे भी मैं हूँ कौन काव्या के लिए? तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, विनोद तुम्हारा फियांसे है, और देव वो तो शायद एक अच्छा दोस्त भी नहीं है। और हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊंगा काव्या के पास, क्योंकि जिससे उसे तकलीफ हो वैसा मैं कोई काम नहीं करूंगा।
पर तुमको तो मैं अपना अच्छा दोस्त समझता था, पर मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी मुझे इस तरह हर्ट करोगी। मैं तो सोच रहा था कि तुमसे मिलकर मैं कम से कम ये तो जान पाऊंगा कि क्यों काव्या ने जॉब छोड़ने का इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझे उस दिन ऑफिस में लगा था कि शायद तुम काव्या के दबाव में मुझे रेजिग्नेशन लेटर देने आई हो, पर आई एम रियली सरप्राइज कि तुम भी काव्या का साथ दे रही हो। पर तुम टेंशन मत लेना, मैं काव्या से दूर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी बात याद है। मेरे दूर रहने से अगर काव्या इसी शहर में रहेगी तो कम से कम एक उम्मीद तो रहेगी कि कभी काव्या से मुलाकात हो सकती है। इतना कहते कहते देव का गला भर्रा जाता है। ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ पूछे तो तुम कह देना कि मुझे ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, इसीलिए मैं चला गया। और हाँ, प्लीज राधिका, काव्या का ध्यान रखना, क्योंकि अगर उसे फिर कोई तकलीफ हुई तो मैं उससे खुद को दूर नहीं रख पाऊंगा। देव एक बार काव्या के रूम की तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। राधिका कुछ नहीं कह पाती, उसकी आंखों में भी बस आंसू थे, क्योंकि वो देव की तकलीफ समझ पा रही थी, पर वो देव को सब कुछ बताकर काव्या को तकलीफ भी नहीं देना चाहती थी। सरिता जी के पास बैठकर काव्या को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाती है, क्योंकि उसको बहुत दिनों बाद माँ की डांट और माँ के प्यार का एहसास हो रहा था। सरिता जी विक्की से देव के बारे में पूछती है। देव का नाम सुनकर काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर राधिका उनको आकर बता देती है कि देव को ऑफिस से फोन आ गया था, इसीलिए वो चला गया। सरिता जी इस बात से थोड़ी हैरान होती है कि देव काव्या से मिले बिना ही चला गया, पर वो कुछ कहती नहीं है। थोड़ी देर में सरिता जी और विक्की भी काव्या को अपना ध्यान रखने और वो उनसे फिर मिलने आएंगे बोलकर चले जाते हैं। राधिका रात को काव्या के लिए खाना और उसकी मेडिसिन उसको देते हुए कहती है, काव्या, ये तेरा खाना और ये तेरी मेडिसिन है, तू खाना खाने के बाद खा लेना। इतना कहकर राधिका जाने लगती है। राधिका, थोड़ी देर रुक जा, मैं खाना खा लूं फिर चली जाना। मुझसे अकेले बैठकर खाना नहीं खाया जाएगा। क्यों? जब तुझे सबको अपने से दूर रखना है तो अब अकेले खाना भी सीख ले, राधिका गुस्से से कहती है। क्या हुआ है राधिका? जब से सरिता आंटी आकर गई हैं, तब से मैं देख रही हूँ तो मुझसे बहुत रूड बिहेव कर रही है। आज देव सर आए थे ना, उन्होंने तुझे कुछ कहा है क्या? हाँ, आया था आज देव, और अब हमेशा तुझसे दूर रहेगा, कभी तेरे पास नहीं आएगा। अब तो खुश है ना तू? राधिका गुस्से से कहती है। ये सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो फिर भी हंसने की झूठी कोशिश करते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो हम चाहते थे वो हो गया। राधिका काव्या को देखते हुए कहती है, जब तो खुश है तो तेरी आंखों में ये आंसू क्यों है? ओह सॉरी, मैं तो भूल गई, ये तो खुशी के आंसू होंगे ना। राधिका अपने और देव के बीच हुई सारी बातें काव्या को बता देती है। और तुझे पता है, देव ने मुझसे जाते हुए भी बस यही कहा कि काव्या का ध्यान रखना, अगर उसको दोबारा तकलीफ हुई तो मैं उस वक्त उससे दूर नहीं रह पाऊंगा। वो जाते जाते भी तेरे कमरे की तरफ ही देख रहा था कि मानो हिम्मत जुटा रहा हो कि तुझे एक बार देख पाने के लिए, पर तुझे तकलीफ ना हो इसीलिए बेचारा नीचे से ही चला गया। पर उसे क्या पता हमारी काव्या कितनी जिद्दी है, वो जो एक बार ठान ले फिर उसको पूरा करने के लिए बिल्कुल पत्थर बन जाती है। राधिका की बातें सुनकर काव्या की आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। वो अपने आंसू पोंछती है और एक गहरी सांस लेकर अपना फोन राधिका को देते हुए कहती है, ले राधिका, तू देव सर को फोन कर और सब कुछ बता दे। तो यही चाहती है ना कि मैं देव को सब कुछ सच सच बता दूं, तो ये फोन ले और कर देव सर को फोन और बता दे सब कुछ, छीन ले उनसे उनके सपने। पर हाँ, उनसे पहले उनके पापा को फोन कर और उनको बता कि जिस काव्या ने आपको आपके दोस्त को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद दी थी, वो अब बस सिर्फ उम्मीद बनकर रह जाएगी। और हाँ, ये भी बताना कि कुछ दिन पहले जो आपने अपने बेटे के सपने को अपना बनाया था ना, वो भी अब टूटने वाला है, और वो भी वही लड़की तोड़ने वाली है जिसने आपको वो सपना दिखाया था। और सरिता आंटी से भी कहना कि अब दोबारा अपने बेटे को अपनी जिंदगी के लिए लड़ते हुए देखने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जिसने आपके बेटे को उसकी जिंदगी लौटाने की कोशिश की थी, वो ही आज अपने लिए उसकी वही जिंदगी मांग रही है। ले तू फोन कर राधिका, तू रुकी क्यों है? तू फोन कर, क्या पता इससे सबको खुशी मिल सके। ले तू फोन कर। काव्या बस एक ही सांस में सब कुछ बोले जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। राधिका काव्या के हाथ से फोन लेकर नीचे रखती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। सॉरी काव्या, सॉरी, मैं पता नहीं तुझसे क्या क्या बोल गई, सॉरी।
काव्या राधिका के आंसू पोंछते हुए कहती है, राधिका, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं चाहा, पर तुझे पता है, जब पहली बार महेश सर ने मेरे सिर पर हाथ रखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे मेरे पापा वापस मिल गए। और जब उन्होंने मुझे अपनी बेटी कहा था तो मानो मैं खुशी से पागल हो गई थी। तुझे पता है, उन्होंने देव सर के सपने को अपना सपना बना लिया है और आंटी वो मुझे अपनी बेटी मानती हैं। मैं कैसे उनसे उनके बेटे की जिंदगी मांग लूं? और देव सर, एक दिन मैंने मजाक में उनसे कह दिया था कि आप, मुझे लगता नहीं कि अपने सपने को पूरा कर पाओगे। तुझे पता है वो कितना हर्ट हो गए थे। अब तू ही बता, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं कैसे उनसे उनकी जिंदगी छीन लूं? और देव सर, वो तो मेरा प्यार है, उनको तकलीफ में देखकर मैं क्या खुश हूँ? नहीं राधिका, मुझे भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी उनको होती है, पर अगर मैं अभी कमजोर पड़ गई तो उनकी पूरी जिंदगी, उनका करियर सब बर्बाद हो जाएगा और मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। और जब मैं उनसे दूर रहूंगी तो कुछ दिनों बाद वो मुझे भूल ही जाएंगे। पर मैं पत्थर दिल नहीं हूँ राधिका, मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, काव्या रोते हुए कहती है। राधिका काव्या के आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे माफ कर दे काव्या, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं गुस्से में ये सब बोल गई। पर क्या तू देव को कभी भूल पाएगी? नहीं, कभी नहीं। देव सर के साथ बिताए वो सारे पल मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पलों में से एक हैं। पर हाँ, मैं कान्हा जी से यही मांगूंगी कि देव सर जितना जल्दी हो सके मुझे भूल जाएं और उनकी ये तकलीफ कम हो जाए। राधिका अपने मन में सोचती है, काश अपने प्यार को भूलना इतना आसान होता। काव्या, जैसे तू देव को नहीं भुला सकती, वैसे ही देव भी तुझे कभी नहीं भुला पाएगा। काश मैं तुम दोनों को फिर पास लाने के लिए कुछ कर पाती। काव्या राधिका से कहती है, राधिका, मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बोलना। काव्या राधिका को अपने फोन पर आए मैसेजेस दिखाती है, जिनको पढ़कर राधिका चौंक जाती है, क्योंकि वो सारे मैसेजेस धमकियों से भरे हुए थे। काव्या, ये तो धमकी भरे मैसेजेस हैं और ये तो मुझे आज दिखा रही है, और यही वजह है ना तेरे देव सर से दूर जाने की। और तो इन मैसेजेस से इतना डर गई, हम कल ही पुलिस स्टेशन जाकर इनकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। मैं डरी नहीं हूँ राधिका, और मैं इसकी कंप्लेन बहुत पहले ही करवा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये मैसेजेस आज से नहीं 1 महीना पहले से आ रहे हैं। पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नंबर फर्जी है। पर इंस्पेक्टर सर इस नंबर की डिटेल्स निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं जानती हूँ कि ये मैसेजेस मुझे किसने भेजे हैं, किसने। और अगर तुझको पता है कि ये मैसेजेस तुझे कौन भेज रहा है, तो तू सब कुछ पुलिस को बता दे। वो और कोई नहीं, आकाश है। और मैंने बताया है इंस्पेक्टर सर को सब कुछ, पर बिना किसी एविडेंस के वो भी कुछ नहीं कर सकते। पर वो उस पर नजर रखे हुए हैं। क्या आकाश? पर तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती है कि ये सारे मैसेजेस तुझे आकाश ने ही भेजे हैं? क्या पता तुझे डराने के लिए तेरे ताऊजी ने तुझे ये मैसेज भेजे हो। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर तू उन मैसेजेस को पढ़। सबके लास्ट में मुझे सिर्फ देव सर से दूर रहने के लिए कहा है, और अगर मैं उनसे दूर ना हुई तो उनको बर्बाद करने की धमकी। अगर ये ताऊजी ने किया होता तो वो मुझे प्रॉपर्टी के लिए कहते, और वो तो देव सर को जानते भी नहीं हैं, तो वो मुझे ऐसे मैसेज क्यों भेजेंगे? और मैं ये सब ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मुझे आकाश पर शक तब हुआ जब देव सर ने ऑफिस आना छोड़ दिया था। तब वो जब भी मुझसे बात करता तो सिर्फ देव सर के बारे में गलत बोलता, उनकी बुराइयां करता, मेरे सामने देव सर को सिर्फ गलत दिखाने की कोशिश करता और मुझे उनसे दूर रहने को भी कहता। पर जब मैं उसको इन बातों के लिए डांट देती तो मजाक करने का बहाना बना देता। मुझे तब से ही उस पर शक होने लगा था। तो तूने ये सब देव को क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहती थी, पर देव सर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी थे और ना मैं उनसे मिल पा रही थी और ना ही मेरी उनसे बात हो पा रही थी। पर इसकी क्या गारंटी है कि अब वो देव को कुछ नहीं करेगा? देव अब सेफ है, अब वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने उस नंबर की पुलिस कंप्लेन कर रखी है और उसकी एक गलती उसको बहुत भारी पड़ सकती है। और जिस दिन भी ये पता चल गया कि ये सब उसने ही किया है तो वो पकड़ा ही जाएगा। और उस दिन पार्टी वाली बात तो तुझे पता ही है, और शायद वो सब भी उसने इसीलिए ही किया था कि देव सर को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो गुस्से में उसको अपनी कंपनी से निकाल देंगे और उसको देव सर को बदनाम करने का मौका मिल जाएगा। और मेरा ये शक तब और पुख्ता हो गया कि जब से मैंने देव सर की कंपनी से रिजाइन दिया है, तब से मुझे वो धमकी भरे मैसेजेस आने बंद हो गए हैं। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आकाश ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो मेरे पीछे पड़ा है। तूने इंस्पेक्टर को ये सब बताया? हाँ,
तो क्या कहा उन्होंने? वही कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अच्छा चल, अगर ये पता चलता है कि ये सब आकाश ही कर रहा था और पुलिस उसको पकड़ ले, सब कुछ ठीक हो जाए, तो क्या तू फिर देव के पास वापस चली जाएगी? काव्या फीकी सी हंसी हंसते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि शायद तब तक देव सर मुझसे बहुत दूर जा चुके होंगे। इतना कहते हुए काव्या की आंखें भीग जाती हैं। राधिका काव्या का दर्द समझ रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये राह काव्या ने खुद चुनी थी और राधिका चाहकर भी उसे उस राह पर जाने से नहीं रोक सकती थी। राधिका काव्या को खाना और दवाई खिलाकर नीचे चली जाती है। अगले दिन देव की एक अर्जेंट मीटिंग थी, जिसकी फाइल देव कल ऑफिस में ही भूल गया था। तो उस फाइल को लेने के लिए देव जल्दी ऑफिस आ जाता है और जल्दी जल्दी अपने कैबिन से वो फाइल लेकर जैसे ही निकलता है तो उसे अपने पापा के कैबिन से कुछ आवाजें आती हैं। वो सोचता है कि इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है, तो देव अपने पापा के कैबिन की तरफ जाता है। वो दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई है जो कुछ ढूंढ रहा है, पर देव की तरफ उसके पीठ होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। देव उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उसे देखकर चौंक जाता है। आकाश, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? देव गुस्से से कहता है, वो सर, वो आज एक मीटिंग है ना, तो उसकी फाइल नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा क्या पता किसी ने यहाँ सर के कैबिन में रख दी हो, मैं बस वही देख रहा था। आकाश हड़बड़ाते हुए कहता है, अगर तुमको फाइल चाहिए थी तो तुम ऑफिस खुलने का तो वेट कर सकते थे, और अभी तो ऑफिस में कोई भी नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे मेरे पापा के कैबिन में आने की? यहाँ सिर्फ पापा और मेरे अलावा किसी को आने की इजाजत नहीं है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम बिना पूछे यहाँ आ गए? देव गुस्से से कहता है। आकाश कुछ नहीं कहता, बस सिर झुकाकर खड़ा रहता है। देव बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, निकल जाओ यहाँ से, आई सेड गेट आउट, और अगर दोबारा ऐसे यहाँ आने की हिम्मत भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश चुपचाप बाहर चला जाता है और देव अपने पापा और अपना कैबिन लॉक करके अपनी फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। देव के जाने के बाद आकाश किसी से फोन करता है। हेलो, आज भी काम नहीं हो पाया, वो देव पता नहीं कहाँ से आ गया। अभी कुछ दिन अपना काम रोकना होगा, क्योंकि उसे मुझ पर शायद शक हो गया है। रखता हूँ, जैसे ही कुछ होता है मैं तुमको बताता हूँ। आकाश फोन रखकर गुस्से से अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहता है, पता नहीं ये देव कहाँ से आ गया। अगर आज मेरा ये काम पूरा हो जाता तो मैं अपनी काव्या को लेकर यहाँ से बहुत दूर जा चुका होता। वही काव्या राधिका से कहती है, राधिका, मुझे कान्हा जी के मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है, तू मुझे लेकर चलेगी प्लीज? प्लीज जा, मैं नहीं जाती तेरे साथ। अब मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि तुझे मुझे कुछ कहने के लिए प्लीज कहना पड़ रहा है। राधिका झूठ मूठ गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहती है, नहीं राधिका, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, सॉरी, तुझे बुरा लगा हो तो। राधिका हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी यार, चल तू तैयार हो जा, फिर हम दोनों मंदिर चलते हैं। राधिका और काव्या दोनों मंदिर के लिए निकल जाती हैं। दोनों मंदिर पहुंचकर कान्हा जी के दर्शन करती हैं और काव्या देव के लिए मन्नत का धागा भी बांधती है। काव्या, राधिका, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं ना? राधिका, ठीक है, तो यहीं बैठ जा। वैसे भी माँ मुझे कुछ दिन से कुछ सामान लाने को कह रही थी और वो शॉप भी यहीं पास में है, तो अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो मैं सामान ले आऊं? काव्या, हाँ तू जा, मैं ठीक हूँ। राधिका काव्या को मंदिर में छोड़कर चली जाती है। काव्या को यहाँ बहुत शांति मिल रही थी। आज मंदिर में ज्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो काव्या वहीं पास में लगी बेंच पे बैठ जाती है और आते जाते लोगों को देख रही थी। देव अपनी मीटिंग के लिए निकल गया था कि तभी उसके रास्ते में कान्हा जी का मंदिर दिखता है, तो उसको काव्या की याद आ जाती है। वो अपनी गाड़ी साइड में इस उम्मीद से रोक लेता है कि क्या पता कान्हा जी ही उसको काव्या से बात करने का रास्ता दिखा दे। वो अपनी गाड़ी से उतरता है और मंदिर के अंदर चला जाता है। देव कान्हा जी के दर्शन करके निकल रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने बेंच पर बैठी काव्या पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो कान्हा जी को हाथ जोड़कर थैंक यू बोलता है कि उन्होंने उसको काव्या से मिलने का रास्ता दिखा दिया। देव जाकर काव्या के पास बैठ जाता है, पर काव्या पता नहीं कहाँ खोई थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कोई उसके पास आकर बैठ गया है। काव्या, कैसी हो? देव पीछे से काव्या को कहता है। काव्या ये आवाज सुनकर चौंक जाती है। वो पलटकर देखती है तो वहाँ देव था। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? काव्या हड़बड़ाते हुए कहती है, बहुत खुश हूँ और तुम्हारे साथ अपनी खुशी बांटने आया हूँ। देव थोड़ा गुस्से से कहता है।
काव्या कुछ नहीं कहती, वो वहां से उठकर जाने लगती है कि तभी देव उसका हाथ पकड़ लेता है। काव्या, क्यों भाग रही हो मुझसे? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताओ तो सही, मेरी गलती क्या है जो तुम मुझसे दूर दूर भाग रही हो? कम से कम मुझे बताओ तो एक बार, वरना मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। काव्या एक गहरी सांस लेती है और कहती है, सर प्लीज आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और क्यों तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? क्योंकि आप मुझे तकलीफ दे रहे हो, काव्या जोर से बोलती है। आपको मेरा रेजिग्नेशन लेटर मिल गया ना, और आपको क्या जवाब चाहिए? मैं आपकी सिर्फ एक एम्प्लॉय थी और मैं आपकी कंपनी में अब काम नहीं करना चाहती, बस। और क्या जानना है आपको? मैं जानती हूँ मुझे 1 मंथ नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए था, पर मैं अब वहाँ काम नहीं करना चाहती, और अगर इसके लिए आपको मुझ पर कोई एक्शन लेना हो तो आप ले सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहती। मतलब मैं और तुम सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय थे और कुछ नहीं। ये कहते कहते देव की आंखें भर जाती हैं और वो आंसू काव्या को मानो तीर की तरह चुभ रहे थे, पर वो खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ सर, मैं सिर्फ आपकी एक एम्प्लॉय थी और कुछ नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आपने मेरी बहुत मदद की है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी गुलाम हूँ। आप जब चाहें मैं आपके सामने कठपुतली की तरह खड़ी रहूँ, और मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। और आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ, और ना ही अब आपकी हर बात मानने को मजबूर हूँ। देव को काव्या का कहा एक एक शब्द कांटे की तरह चुभ रहा था। ठीक कहा तुमने, मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ। ओह सॉरी, अब तो तुम मेरी एम्प्लॉय भी नहीं हो, तुम तो रिजाइन कर चुकी हो, तो अब मैं तुम्हारा बॉस भी नहीं हूँ। मैं ही पागल था जो ये सोच रहा था कि हम शायद अच्छे दोस्त भी हैं, पर तुम तो बहुत प्रोफेशनल निकली और प्रैक्टिकल भी। एंड सॉरी मिस काव्या पुरोहित, अब से ये देव मल्होत्रा आपको कभी परेशान नहीं करेगा। और हाँ, मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी एक्सेप्ट करता हूँ, और चिंता मत करो, नोटिस पीरियड सर्व करने को नहीं कहूँगा और ना ही कोई एक्शन लूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना प्रैक्टिकल नहीं हूँ। इतना कहकर देव अपनी भीगी आंखों को छुपाने के लिए गॉगल पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। काव्या तो बस उस रास्ते को देखती रह जाती है जहाँ से देव अब कभी वापस ना आने के लिए चला गया था। वो वहीं बेंच पर निढाल सी बैठ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राधिका भी तब तक मंदिर वापस आ जाती है और काव्या को इस तरह देखकर डर जाती है। काव्या, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? बोल ना, तू रो क्यों रही है? मुझे घर जाना है राधिका। काव्या सिर्फ इतना ही बोल पाती है। काव्या को जहां अभी शांति मिल रही थी, अब वहां उसको घुटन होने लगी थी, क्योंकि आज शायद वो किया था जो वो कभी करने का सोच भी नहीं सकती थी। राधिका काव्या को इस तरह देखकर कुछ ना पूछना ही सही समझती है और उसको घर ले जाती है। राधिका और काव्या घर पहुंच जाती हैं। राधिका काव्या को उसके रूम में ले जाती है। राधिका, काव्या अब तो बता, क्या हुआ मेरे जाने के बाद, और तो रो क्यों रही थी? काव्या तो बिल्कुल शांत हो गई थी, मानो जैसे उसके आसपास कोई हो ही ना, जैसे किसी की बातें उसके कानों तक पहुंच ही नहीं पा रही हों। राधिका काव्या को जोर से हिलाते हुए कहती है, काव्या, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरे जाने के बाद क्या हुआ मंदिर में? मैंने आज उस इंसान को तकलीफ दे दी जिसको मैं कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, पर आज मैंने खुद ही उनको इतना बड़ा दर्द दे दिया। वो राधिका को अपने और देव के बीच हुई सारी बातें बता देती है। काव्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। राधिका चौंकते हुए कहती है, मतलब तू आज देव से मिली? हाँ, पर अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। कहते कहते काव्या फूट फूट कर रो पड़ती है। राधिका, काव्या खुद को संभाल, तो इस तरह रोएगी तो तेरी फिर तबीयत खराब हो जाएगी। राधिका काव्या को उसकी दवाई देते हुए कहती है, ले काव्या, तू दवाई खा और थोड़ी देर आराम कर, हम इस बारे में शाम को बात करेंगे। राधिका काव्या को दवा खिलाकर सुला देती है, क्योंकि राधिका जानती थी कि इस वक्त सिर्फ नींद ही है जो थोड़ी देर के लिए उसकी तकलीफ दूर कर सकती थी। इसी तरह शाम हो जाती है। सलोनी भी स्कूल से आ जाती है। काव्या तो अभी भी दवाई की वजह से सोई हुई थी और राधिका अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, क्योंकि काव्या के लिए उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, इसीलिए वो घर से ही अपना काम कर रही थी कि तभी राधिका का फोन बजता है। वो अपना फोन उठाकर देखती है तो फोन देव का होता है। वो फोन उठाती है। हेलो हेलो राधिका, कैसी हो? पर आज देव की आवाज में उदासी थी। मैं ठीक हूँ देव, तुम कैसे हो?
मैं भी ठीक हूँ। मैंने तुमको सॉरी बोलने के लिए फ़ोन किया है। कल मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही रूडली बात की थी, इसीलिए आई एम सॉरी राधिका। इट्स ओके देव, तुमको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कुछ गलती मेरी भी थी। राधिका, काव्या कैसी है? देव एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अभी दवाई दी है इसीलिए सो रही है अभी। ओह राधिका, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना देव, क्या तुम कल मुझसे मिल सकती हो, अगर तुमको कोई परेशानी ना हो तो। राधिका सोच में पड़ जाती है कि काव्या के इतना कुछ कहने के बाद भी देव उसको मिलने के लिए क्यों बुला रहा है, पर वो देव से ज़्यादा कुछ नहीं पूछती, क्योंकि वैसे ही आज काव्या की बातों ने उसको बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। वो देव को मिलने के लिए हाँ बोल देती है। ठीक है देव, मैं आऊँगी, पर कहाँ आना है मुझे? मैं तुमको एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा, तुम मुझे वहाँ सुबह 11 बजे मिलना। ओके, मैं आ जाऊँगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, और काव्या का ध्यान रखना प्लीज़। बाय। बाय देव। आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 16 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। साथ ही अगर आपको कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि भाई मज़ा आ गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी कहानी को सुन सकें। धन्यवाद।